हमारे सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। आज 24 फरवरी 2026 को उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का पेपर संपन्न हो चुका है और मुझे उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो में हम पूरे प्रश्न पत्र का सटीक उत्तर देखेंगे और ताकि आप अपना स्कोर चेक कर सकें। चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो ये आपके सामने है उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी का पेपर 2026 का, जिसका संकेतांक है 201 HRA। पेपर में दो खंड दिए गए हैं। अब दोनों के प्रश्नों के उत्तर आपको करने थे। अब यहाँ पर जो खंड अ है, ये एक गद्यांश दिया गया है जो आपने पेपर में पढ़ लिया होगा। गद्यांश को अच्छे प्रकार से पढ़ करके प्रश्नों के नीचे दिए गए जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं उनके आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश देख लीजिए, प्रश्नों के उत्तर आपको इसको पढ़ के देने हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें वो है, हमारा देश प्रमुख रूप से किसके प्रति सावधान रहा है और कैसे। आपको इस प्रश्न का उत्तर यहीं से गद्यांश में मिल जाएगा। हमारे देश ने आलोक अंधकार के अनेक युग पार किए हैं, परंतु अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकार के प्रति वह एकांत सावधान रहा है। उसमें अनेक विचारधाराएं समाहित हो गई हैं, अनेक मान्यताओं ने स्थान पाया, पर उसका व्यक्तित्व तो सार्वभौम होकर भी उसी का रहा। अब इसमें जो खा है, राष्ट्र की कौन सी दो विशेषताएं हमारे पास हैं और हमें अद्यतन क्या अप्राप्त है। इसका उत्तर भी आपको यहीं से मिल जाएगा कि जो है राष्ट्र की अनिवार्य विशेषताओं में दो हमारे पास हैं, भौगोलिक अखंडता और राष्ट्रीय एकता, परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के निकट अपना परिचय देता है। इसमें ग आता है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक भी आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। जैसे ये हो गया हमारी सांस्कृतिक एकता, ये आप शीर्षक को लिख सकते हैं, या हमारी भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता, ये भी आप लिख सकते हैं। अब सही विकल्प छांटने वाले प्रश्न है। गद्यांश में उत्स शब्द का क्या अर्थ है। उत्स का मतलब होता है उद्गम स्थल। फिर आता है, कौन रोग के कीटाणु लाने वाले मंदशवीर के समान आई, तो उसको बोलेंगे प्रतंत्रता। अब प्रश्न पत्र में दूसरा प्रश्न था कि एक विषय पे निबंध लिखना है। हेडिंग्स यहाँ पर दिए हैं, शिक्षा, सदाचार या सूचना प्रौद्योगिकी, दोनों में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है और आपने अपने विचारों में निबंध लिख दिया होगा। तो आप निबंध इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देख लीजिए, मैं आपको एक निबंध दिखाता हूँ सूचना प्रौद्योगिकी का। ये निबंध इस तरह से आप हेडिंग डाल के आपने लिखा होगा और इस तरह से आपको निबंध आपने लिखा होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आप इसको धीरे धीरे करके इसको पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से आप निबंध लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला प्रश्न आता है कि अपने क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को विगत दिन आए तूफान और अंधड़ के कारण गांव की विद्युत व्यवस्था बाधित होने पर शिकायती पत्र लिखिए। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, अपना नाम क ख ग लिखना है। तो इस प्रकार से आप शिकायती पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है। परीक्षा के निर्देश के अनुसार इसमें अपना नाम क ख ग लिखना है, ये ध्यान आपको रखा होगा आपने। तो यहाँ पर सेवा में अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग, और आप अपने जिले का नाम यहाँ पे लिखें, उत्तराखंड, 24 फरवरी 2026। इस तरह से आप उसका विषय लिख देंगे, तूफान अंधड़ के कारण बाधित विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के लिए शिकायती पत्र। महोदय, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आप हमारे गांव की विद्युत समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। विद्युतों की विगत दिन आए भीषण तूफान और अंधड़ के कारण गांव में बिजली के खंभे तार क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस कारण पिछले कई घंटों से पूरे गांव की विद्युत व्यवस्था पूरी तरह बाधित है और बिजली न होने के कारण ग्रामीणों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर विद्यार्थियों की पढ़ाई और पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि संबंधित कर्मचारी को शीघ्र भेजकर बिजली की मरम्मत करवाने की कृपा कीजिएगा, ताकि जनजीवन सामान्य हो सके। और अंत में आपको सधन्यवाद। भवदीय का आपको काल्पनिक नाम लिखना है, अपना नहीं लिखना है। निवासी गांव का नाम भी काल्पनिक ही लिखना है। यदि आपको पहले वाला पत्र कठिन लगता है तो अथवा करके दूसरा भी दिया है। आपके विद्यालय में वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत की 150वीं रचना जयंती धूमधाम से मनाई गई। आप जनता इंटर कॉलेज रामपुर के विद्यार्थी हैं। आप विद्यार्थी कहाँ के हैं, वो भी यही स्कूल का नाम लिखना है जो इसमें बताया गया है। समारोह के कार्यक्रमों का विवरण देते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। आपका नाम अबासा यहाँ पर रहने वाला है।
तो इस प्रकार से आप मित्र को समारोह का विवरण देते हुए पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक अनौपचारिक पत्र है और इसमें अपना नाम आपको अभाषा लिखना है और आप जनता इंटर कॉलेज रामपुर के विद्यार्थी हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले आप यहाँ पर परीक्षा भवन रामपुर उत्तराखंड जनता इंटर कॉलेज जो भी आप लिख सकते हैं। और 24 फरवरी 2026। प्रिय सप्रेम नमस्ते, प्रिय मित्र सब नमस्ते। आशा है कि तुम कुशल होंगे। तुम्हें यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमारे विद्यालय जनता इंटर कॉलेज रामपुर वंदे मातरम राष्ट्रगीत की 150वीं रचना जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई है। इस समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आरंभ सामूहिक वंदे मातरम गान से हुआ, जिसने पूरे वातावरण को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। इसके पश्चात छात्रों ने राष्ट्रगीत, इतिहास और बंकिम चंद्र चटर्जी के योगदान पर प्रभावशाली भाषण दिए। विद्यालय को तिरंगे झंडों से और फूलों से बहुत सुंदर सजाया गया था। अंत में प्रधानाचार्य जी ने हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाई। सचमुच यह एक अविस्मरणीय अनुभव था। अगले पत्र में तुम भी अपने विद्यालय के किसी कार्यक्रम के बारे में बताना। अंकल और आंटी को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र, प्रिय मित्र अबासा। अब मित्रों चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के उत्तर पर। पहला है, जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है। प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने तो आपको शुरू में क्या लगा देना है, क्या क्या जीवन में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। दूसरा वाक्य इसमें आता है, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य बनाना है तो हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी, और शब्द का प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वह एकटक तारों को देखता रहा। यहाँ क्रिया विशेषण बताना है आपको, क्रिया विशेषण कौन सा है। तो जो एकटक जो इसमें है ये क्रिया विशेषण है, तो पहला ही उत्तर इसमें सही होगा। दूसरा है, पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे। इसमें समुच्चय बोधक आपको बताना है, तो अन्यथा जो शब्द है उसका सही उत्तर होगा, मतलब थर्ड वाला इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 5 है कि यथा निर्देश आपको उत्तर देना है। क है, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया को पहचाननी है कि क्रिया से पहले क्या लगा दीजिए, तो आप अगर कोई उत्तर निकल के आता है तो वो सकर्मक है। तो यहां पर जो दूसरे वाला है, मां खीर बना रही है, ये वाला इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें क्रिया जो है सकर्मक है। यदि हम इसमें बना रही है से पहले क्या जोड़ दें, क्या बना रही है, तो उत्तर निकल के आता है खीर बना रही है। तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, जिस क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़े उस क्रिया को कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक आपने लिखा होगा तो आपका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, मोहन पढ़ रहा है, वाक्य में कौन सा वाच्य, वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य है, इसमें कर्तृवाच्य। आगे प्रश्न है कि वह चुपचाप नहीं बैठ सकता। भाववाच्य में बदलना है तो उससे चुपचाप नहीं बैठा जाता। अब आता है अगला प्रश्न कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द द्विज के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। नहीं शब्द को आपने जरूर पढ़ा होगा, तो सिंह, सिंह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में पयोधर, पयोधर बोलते हैं बादलों को। पयो, पय मैंने जल, जल को धारण करने वाले बादल। अब आता है प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर दो कविताएं दी हुई हैं। एक कविता पर आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो यहाँ पर ये कविता है जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य कविता है। मधु गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो इस कविता पर आधारित हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। ये पंक्तियां मैंने बताया जयशंकर प्रसाद जी की हैं और कविता है आत्मकथ्य। अब इसमें देखें प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि है जयशंकर प्रसाद, कविता है आत्मकथ्य। फिर प्रश्न आता है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियों से कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि क्या कहना चाहता है, मुरझाकर गिर रही पत्तियों के माध्यम से कवि मानवीय जीवन की नश्वरता और दुखों की ओर संकेत करना चाहता है। जिस प्रकार पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं, उसी प्रकार कवि का जो जीवन है वो भी, कवि का जीवन भी खुशियों से रिक्त हो गया, खाली हो गया है और निराशा और दुखों से भर गया है। अगला प्रश्न इसमें आता है, कवि ने दुर्बलता किसे कहा है। दुर्बलता, कवि ने अपने जीवन की उन असफलताओं, कमियों और दुखों को दुर्बलता कहा है जिन्हें वह दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसको, उसकी खाली गागर को, रिक्त जीवन को देखकर उसका उपहास करेंगे, मतलब मजाक उड़ाएंगे।
अब हमारे पास जो दूसरी कविता आई है यहाँ पे, अगर पहली कविता के प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पाए तो दूसरी कविता के प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। गायक जब अंतरे की जटिलताओं के बीच में, तो ये आपका जो है संगतकार एक कविता है, संगतकार, और ये मंगलेश डबराल जी इसके जो है लेखक हैं, कवि हैं। तो यहाँ पर इस पे दिए गए प्रश्नों के हम उत्तर देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भटकते स्वर को संगीतकार कब संभालता है? जब मुख्य गायक अंतरे की कठिन तानों के विस्तार में खो जाता है या अपनी सुर सीमा सरगम को लांघकर भटकने लगता है, तब संगीतकार मुख्य स्वर को पकड़कर उसे वापस स्थिरता प्रदान करता है। इसमें अगला प्रश्न आता है, यहाँ नौ सीखिया किसे कहा गया और किस संदर्भ में कहा गया? यहाँ नौ सीखिया मुख्य गायक को कहा गया है। कब, किस संदर्भ में? जब वो मुख्य गायक खुद सीखने वाला गायक रहा होगा, है ना। तो यह उस संदर्भ में है जब वह गायन सीख रहा था बचपन में और अक्सर सुरों से भटक जाता था। संगीतकार उसे उसके शुरुआती दौर की याद दिलाता है। इसी में अगला प्रश्न आता है, अनहद क्या है? अनहद उस असीम मानसिक शांति या योग की अवस्था को कहते हैं जहां गायक संगीत की गहराई में पूरी तरह डूब जाता है और उसे बाहरी दुनिया की कोई सुध नहीं रहती, उसे याद नहीं रहती। काव्य के संदर्भ में यह सुरों की वह पराकाष्ठा है जहां मुख्य गायक अपना नियंत्रण खोने लगता है। अब हमारा आता है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो के प्रश्नों के उत्तर देने। ये 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, किन्हीं दो के हमको उत्तर देने हैं। हम तीनों की यहाँ पर बात करेंगे। हमारे काव्य खंड का पहला प्रश्न है ये, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियों ने मतलब उद्धव को भाग्यवान क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में बहुत अभागे हैं। भाग्यवान जरूर कहा है, लेकिन क्या है, वो अनलक्की हैं, अनलक्की, लक्की नहीं है, वो अभागा है। वो क्यों है? वे प्रेम के साक्षात स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के आकर्षण में पूरी तरह से, उनके आकर्षण से मुक्त हैं, उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और ना ही उनकी विरह की वेदना को वो जानते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे वो सारे पेपर में आए हैं। और यहां पर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, लक्ष्मण के अनुसार धनुष तोड़ने में राम का दोष क्यों नहीं था? लक्ष्मण के अनुसार राम का दोष नहीं था क्योंकि उनके लिए वह धनुष बहुत पुराना था और जीर्ण शीर्ण था। कि उन्होंने कहा कि श्री राम ने तो इसे केवल नए के धोखे से, नया समझ के धोखे से ही छू लिया था, परंतु ये छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण ने तर्क दिया कि पुराने धनुष के टूटने से ना तो कोई लाभ हुआ और ना ही श्री रामचंद्र जी का इसमें कोई जानबूझकर किया गया अपराध था। अगला प्रश्न आपके पेपर में आया कि बच्चे की दंतोरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत महत्वपूर्ण, मैंने बताया था महत्वपूर्ण। तो बच्चे की दंतोरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्नता से भर जाता है। कवि को लगता है कि बच्चे की यह मोहक मुस्कान इतनी जीवंत है कि यह किसी मृतक में भी जान डाल देगी। बच्चे की तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कविता की पंक्तियों में लिखा हुआ है। उन्हें अपना कठोर और नीरस मन भी कोमल महसूस होने लगता है और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे झोपड़ी में कमल के फूल खिल रहे हैं। कवि को लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल के जलजात खिल रहे हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क और ख 2 प्रश्न दिए हैं एक नंबर के, नागार्जुन वाला, और ये आपका उत्साह निराला जी की कविता से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 9 के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। कवि नागार्जुन फसल को किन तत्वों का परिणाम मानते हैं? तो किन तत्वों का परिणाम मानते हैं? नागार्जुन के अनुसार फसल किसी एक तत्व का नहीं बल्कि अनेक तत्वों के सम्मिलित योगदान का परिणाम है। उनके अनुसार जो फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू है, लाखों करोड़ों लोगों के हाथों के स्पर्श की गरिमा और परिश्रम का फल है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियों, भूरी, काली, संदली मिट्टी के गुण धर्म का प्रभाव है और सूरज की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है। फिर प्रश्न आता है कि उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों के संकेत करता है? उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों के संकेत करता है। कौन कौन से? एक तो है क्रांति और बदलाव के प्रतीक के रूप में। तो बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा नई चेतना लाने वाला क्रांतिकारी है। तो एक ये मेन हो गया आपका एक।
दूसरा कवि कहता कवि की सृजन शक्ति के रूप में, तो बादल को एक कवि के समान माना गया है जो अपने वज्र जैसे कठोर शब्दों और नवीनता से पुरानी व्यवस्था को बदल देता है। और तीसरा यहां पर बादल क्या है, दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के रूप में भी है। बादल क्या है, तपती धरती और व्याकुल लोगों को शीतलता प्रदान करके उन्हें कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 10 है उसमें दो गद्यांश दिए हुए हैं क्षितिज के गद्य खंड से, और उसमें से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए आपको प्रश्नों के उत्तर देने। यहां पर पहले वाला जो पहले पार्ट से है, स्वयं प्रकाश जी का जो पार्ट है उसे नेताजी का चश्मा, उससे ये गद्यांश दिया गया है पान वाले के लिए, यह मजेदार बात थी। तो इस गद्यांश को आपने देख लिया होगा, और इसमें नीचे दिए गए जो प्रश्न हैं, दो प्रश्न, उनका हम उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सी बात पान वाले के लिए मजेदार और हालदार साहब के लिए चकित तरबित करने वाली थी। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि चश्मे वाले कैप्टन द्वारा नेताजी की मूर्ति पर बार बार वास्तविक चश्मा बदलना पान वाले के लिए एक मजेदार और हंसी का विषय था, परंतु हालदार साहब के लिए यह बात चकित करने वाली थी कि कोई व्यक्ति अपनी देशभक्ति के कारण नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को अधूरा मानकर उसे चश्मा पहनाता है, और उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और दया द्रवित के भाव थे। इसी में अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद के अंत में हालदार साहब द्वारा कहे गए उफ से क्या ध्वनित होता है। उन्होंने उफ बोला है, तो क्या ध्वनित होता है। अनुच्छेद के अंत में उफ शब्द हालदार साहब की मानसिक व्यथा और हताशा को प्रकट करता है। यह उस व्यवस्था और उन परिस्थितियों पर एक गहरा कटाक्ष है जहां एक मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ने अपनी भूल और लापरवाही से नेताजी की मूर्ति का चश्मा नहीं बनाया और वह टूट गया, जिसके कारण देशभक्ति के उस प्रतीक में कमी रह गई। अब हमारा जो दूसरा गद्यांश है, यदि आपको पहले वाले के सही उत्तर नहीं आए तो आपने दूसरा किया होगा, तो ये दूसरे वाला है आपका एक कहानी। अभी जो मन्नू भंडारी जी का ये पाठ है वहां से ये दिया गया है, आप इसको देख लीजिए, और इसके नीचे दिए गए दो प्रश्नों के उत्तर हम देने वाले हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है कि घर की दीवारें पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी, इस कथन पर आशय स्पष्ट करना है। तो इस कथन का आशय क्या है। इस कथन का आशय है कि पुराने समय में पड़ोसियों के बीच बहुत गहरा आत्मीय संबंध होता था। घर की सीमाएं केवल चार दीवारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरा मोहल्ला एक बड़े परिवार की तरह हुआ करता था, जहां किसी के भी घर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होती थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते रहते थे। लेकिन अब क्या आ गई, फ्लैट संस्कृति आ गई। इसी पे प्रश्न पूछा गया है, लेखिका के अनुसार फ्लैट संस्कृति में हम असुरक्षित, संकुचित और असहाय क्यों हैं। तो यहां पर इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि लेखिका के अनुसार आधुनिक समय में महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने हमें पारंपरिक पड़ोस कल्चर से अलग कर दिया है। अपनी जिंदगी खुद जीने के दबाव ने लोगों को आत्म केंद्रित बना दिया है, और जिससे क्या हो गया, जिससे सामाजिक सहयोग और सुरक्षा की भावना खत्म हो गई है। पड़ोसियों से कट जाने के कारण व्यक्ति स्वयं अकेला, संकुचित और संकट के समय असहाय महसूस करता है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या जो 11 है हमारा, इसमें यहां पर 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें से 2 आपको करने हैं, लेकिन हम तीनों की बात करेंगे। गद्य खंड के बाल गोविंद भगत पाठ से प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपनी पतोहू को उत्सव मनाने के लिए क्यों कहते हैं जबकि उनका बेटे की मृत्यु हो गई थी। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे कि बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु होने पर उन्होंने शोक मनाने के बजाय अपनी पतोहू को उत्सव मनाने के लिए कहा। उनका मानना था कि मृत्यु शोक का विषय नहीं बल्कि आनंद का विषय। क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। ऐसा वो मानते थे कि आत्मा परमात्मा से मिलन हो गया है। वे इसे विरहणी का अपने प्रेमी से मिलन मानते थे, इसलिए वे चाहते थे कि उनकी पतोहू सांसारिक मोहों को त्याग कर इस आध्यात्मिक मिलन की खुशी को मनाए। इसी में जो दूसरा खा वाला प्रश्न है, सभ्यता और संस्कृति के बीच के अंतर को संस्कृति पाठ के आधार पर समझाना है। तो भदंत आनंद कौशल्यान के अनुसार संस्कृति और सभ्यता में सूक्ष्म अंतर है, और वो अंतर क्या है। पहले तो संस्कृति समझ लीजिए। संस्कृति यह मनुष्य की वह आंतरिक योग्यता या प्रेरणा है जिससे वह किसी नई चीज का आविष्कार करता है, जैसे आग या सुई धागे की खोज करने वाली बुद्धि। अब बात करते हैं सभ्यता। सभ्यता क्या है, संस्कृति का जो परिणाम होता है उसे सभ्यता कहते हैं। मनुष्य के रहन सहन का तरीका, खान पान और उसके द्वारा बनाए गए भौतिक साधन सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। तो संक्षेप में संस्कृति मूल है और सभ्यता उसका बाहरी स्वरूप है। आगे प्रश्न है कि लेखिका मन्नू भंडारी के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। लेखिका के पिता का मानना क्या था
कि रसोई जो है, रसोई में काम करते हैं ना लड़कियां, रसोई में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता नष्ट हो जाती है। और भटियार खाना शब्द का प्रयोग उन्होंने यह दर्शाने के लिए किया है कि रसोई वह स्थान है जहां रहने से लड़कियां अपनी योग्यता झोंक देती हैं रसोई घर में, समाज के लिए कुछ नया करने के बजाय केवल केवल घर के कामों तक सीमित रह जाती हैं, और वे मन्नू को घर की चार दीवारी से निकालकर बाहरी दुनिया और सामाजिक विमर्श से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको भटियार खाना कहा है रसोई घर को। अब हमारा जो प्रश्न संख्या 12 है वो भी हमारे गद्य खंड से है, क्षितिज के। तो इसमें दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, आग की खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? तो संस्कृति पाठ के आधार पर आग की खोज के पीछे के जो मुख्य स्रोत है प्रेरणा के, वो दो हैं। एक तो है पेट की ज्वाला यानी कि भूख। आदि मानव ने अनुभव किया होगा उस समय कि कच्चा मांस खाने की तुलना में जो पका हुआ भोजन वो अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है। अपनी भूख मिटाने और भोजन को बेहतर बनाने की इच्छा ने उसे आग की खोज के लिए प्रेरित किया होगा, और थोड़ा तापने के लिए भी किया होगा, उससे ठंड से बचने के लिए। तो दूसरा हम लिख सकते हैं ठंड से रक्षा और प्रकाश। जाड़े के मौसम में शरीर को गर्मी देने और रात के अंधेरे में हिंसक पशुओं से रक्षा करने के लिए प्रकाश और उष्मा की आवश्यकता ने भी आग के आविष्कार की को प्रेरणा दी होगी। कहने का मतलब यह है कि मानव की भौतिक आवश्यकताओं और अस्तित्व की रक्षा की भावना इस महान खोज का मूल कारण रही होगी। अब इसी में जो दूसरा प्रश्न है कि नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लेखक ने क्या संदेश दिया? तो नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर लेखक ने स्वयं प्रकाश जी ने यह संदेश दिया कि देशभक्ति केवल बड़े बड़े भाषणों और नारों में नहीं होती, बल्कि हमारे छोटे छोटे कार्यों और व्यवहार में भी देशभक्ति झलकती है। कि लेखक बताना चाहते हैं कि देश केवल सीमाओं और भूभाग से नहीं बनता, बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों, पशु पक्षियों, पहाड़ों और उनकी संस्कृति से बनता है। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम करोड़ों देशभक्तों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश के निर्माण में योगदान देते हैं। यह पाठ हमें सिखाता है कि नई पीढ़ी जो है बच्चों में भी देशभक्ति की भावना जीवित है, जो देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक है। अब मित्रों, जो हमारा 13वां प्रश्न आता है, वो आपकी एक कृतिका किताब है, हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका, उससे ये प्रश्न लिए गए हैं। 4 प्रश्न यहां पर दिए हैं, 3 आपको करने थे। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? तो गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां के निवासियों को अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रकृति के साथ बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। पहाड़ों पर जीवन अत्यंत कठिन है, फिर भी वहां के लोग हार नहीं मानते। वे बड़ी प्रसन्नता और गर्व के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। वहां की स्त्रियों को पत्थरों पर बैठकर गिट्टियां तोड़ते और बच्चों को पीठ पर लादकर काम करते देखा जा सकता है। अपनी मेहनत से उन्होंने इस शहर को इतना सुंदर और भव्य बनाया है, और वह किसी बादशाहों के शहर जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ बादशाह शब्द उसकी खुददारी, आत्मसम्मान को दर्शाता है। अब हमारा माता के अंचल से प्रश्न है कि भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार से भिन्न है? तो माता का अंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के समय और आज के समय में खेल खिलौने में जमीन आसमान का अंतर है। एक तो है कि प्राकृतिक बनाम कृत्रिम। जो है भोलानाथ और उसके साथी मिट्टी, ढेले, पत्तों, माचिस की डिब्बियों और घड़े के टुकड़ों जैसी प्राकृतिक बेकार चीजों से खेलते थे। इसके विपरीत जो आज के बच्चे कृत्रिम चीजों से खेलते हैं। किससे खेलते हैं? जैसे प्लास्टिक के खिलौने, धातु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बने हुए चीजों से खेलते। दूसरा सामूहिकता बनाम एकांत। पहले के बच्चे सामूहिक रूप में खेलते थे और अब जो है एकांत में खेलते हैं। उस समय बच्चे बड़ी टोली बनाकर खेतों गलियों में खेलते थे, जिससे उनमें सामाजिकता बढ़ती थी। आज के बच्चे अक्सर बंद कमरों में अकेले मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम के साथ अपना समय बिताते हैं। और दूसरी बात थी रचनात्मकता। भोलानाथ स्वयं घरौंदे, मिठाई की दुकान, बारात का खेल रचते थे, जबकि आज सब कुछ बना बनाया बाजार से मिलता है। अब इसमें अगला प्रश्न है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका को कब क्यों लगा कि तमाम भौगोलिक विविधता और वैज्ञानिक प्रकृति के बावजूद भारत की आत्मा एक सी है? तो जो लेखिका है मधु कांकरिया को यह अनुभव तब हुआ जब उन्होंने सिक्किम के पहाड़ों पर एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ धर्मचक्र प्रेयर व्हील को देखा। उनके गाइड जो जितेन नार्गे थे, उन्होंने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका को महसूस हुआ कि चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़, चाहे उत्तर भारत हो, चाहे पूर्वोत्तर, पूरे भारत में लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं, कल्पनाएं सब एक जैसी हैं। और यही वह बिंदु था जहां उन्हें लगा
कि भौगोलिक दूरियों और आधुनिक प्रगति के बावजूद भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता एक ही है। तो यहाँ पर 4 प्रश्न आए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि 2 आपको माता के अंचल पाठ से होंगे और 2 साना-साना हाथ जोड़ी से होंगे। तो यहाँ पर माता के अंचल पाठ से दूसरा जो प्रश्न है, माता के अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता-पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो बच्चे माता-पिता के प्रति अपना प्रेम बोलकर नहीं बल्कि अपनी क्रिया हरकतों से व्यक्त करते हैं। तो पाठ के आधार पर ही बताना है तो साथ रहकर। देखिए, वे पिता के साथ नहाना, पूजा में बैठना और उनके कंधों पर चढ़कर घूमना पसंद करते हैं। फिर जिद करते हैं, लाड प्यार करते हैं, ठीक है ना। वे माता पिता की गोद में बैठने या उनके हाथों से खाना खाने की जिद करके अपना जुड़ाव में दिखाते हैं। फिर सुरक्षा की तलाश, जब भोलानाथ डर कर भागा तो सीधा अपनी माँ के आंचल में जाकर छिपा। तो संकट के समय माँ की ममतामयी गोद और पिता का सहारा ढूंढना ही उनके लिए प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। और खेलों में शामिल होना, जैसे कि बच्चे अपने माँ पिता को भी अपने खेलों जैसे बारात खेती में शामिल कर अपना स्नेह जताते हैं, ठीक है। अब हमारा आ जाता है खंडवा। खंडवा जो कि संस्कृत संबोधिनी पुस्तक से है, जो नई पुस्तक इसी वर्ष लगी है। तो यहाँ पर नीचे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने। पूर्ण वाक्य में लिखा है तो पूरे वाक्य में लिखना है उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है संस्कृत का। देवभूमि उत्तराखंड है, उत्तर श्याम दिशि देवभूमि उत्तराखंड की उत्तर दिशा में श्री बद्रीनाथ धाम जो भगवत श्री विष्णु आराध्य स्थलम वर्तते। तो श्री बद्रीनाथ धाम है जो भगवान श्री विष्णु का आराध्य स्थल है। और मंदिर एतत् अलकनंदा तटे स्थितम अस्ति। यह मंदिर जो है अलकनंदा नदी है उसके तट पर स्थित है। तो आद्य जगद्गुरु शंकराचार्येण श्री बद्रीनारायणस्य मूर्ति नारायण कुंडात संप्राप्य पुनर्प्रतिष्ठापिता। तो आद्य गुरु जो शंकराचार्य थे उनके द्वारा श्री बद्रीनारायण की मूर्ति नारद कुंड से प्राप्त करके फिर से वहां पर प्रतिष्ठापित की गई थी। अस्मिन देवालय नारायण स्वरूप से भगवत श्री बद्री विशाल से पूजा अर्चन विधीयते। तो मतलब इस देवालय मतलब मंदिर में, इस मंदिर में श्री नारायण जो भगवान के श्री नारायण स्वरूप श्री बद्री विशाल के नारायण स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। अत्र मंदिरम इस पूरता स्थित तप्त कुंड जना कुर्वन्ति। यह मंदिर में जो तप्त कुंड है ना उसमें लोग वो करते हैं, स्नान करते हैं। तो ये तो था इसमें से गद्यांश। अब यहाँ पे पहला प्रश्न आता है, श्री बद्रीनाथ धाम कुत्र वर्तते। पहली लाइन है श्री देवभूमि उत्तराखंड उत्तर दिशे श्री बद्रीनाथ धाम भगवत श्री विष्णु आराध्य। बस ये पहली लाइन आप लिख दे देंगे। अगला आता है कि मंदिरम कस्य नदी तटे स्थितम अस्ति। तो मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यहाँ पर दे रखा है मंदिर एतत् अलकनंदा तटे स्थितम अस्ति, यहीं से उत्तर लिख देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बद्रीनारायण से मूर्ति केन पुनर्प्रतिष्ठापिता। बद्रीनाथ की मूर्ति जो है किसने फिर से प्रतिष्ठापित की थी? तो यहीं से उत्तर है आदि गुरु शंकराचार्य श्री बद्रीनारायण से मूर्ति नारद कुंडात संप्राप्य पुनर्प्रतिष्ठापिता, ठीक है। तो ये सब प्रश्नों के उत्तर यही है। फिर आता है कि जना कुत्र स्नानम कुर्वन्ति। लोग कहाँ स्नान करते हैं? लोग मंदिरम, यहीं पे मंदिरम पूर्वतः स्थित है तप्त कुंडे जना स्नानम कुर्वन्ति। मतलब मंदिर के में स्थित जो तप्त कुंड है वहां पर लोग स्नान करते हैं। अब प्रश्न संख्या 15 में एक श्लोक दिया हुआ है, ये श्लोक है और इस श्लोक में नीचे 3 प्रश्न हैं, उसमें से 2 प्रश्नों के आपको उत्तर पूर्ण वाक्य में देने हैं। तो यहाँ पर आ गया क्षणसा कणश्च एव विद्याम अर्थम च चिंतित। क्षण से और कण कण से विद्या और अर्थ के बारे में सोचना चाहिए। तो क्षण त्यागे कुतो विद्या। अगर आपने क्षण समय को नष्ट कर दिया तो विद्या कहाँ से प्राप्त करोगे? और कण त्यागे कुतो धनम। अगर आपने कण कण कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो अगर आपने जो है कण त्याग दिया तो धन कहाँ से प्राप्त करोगे? यदि आपने एक एक पैसा इकट्ठा नहीं किया तो आप धन इकट्ठा ही नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आता है क्षण त्यागे किम न सिद्ध्यंति। तो क्षण त्यागे विद्या न सिद्ध्यंति, विद्याम न सिद्ध्यंति। फिर आता है कण त्यागे कुत विद्या कुतो किम। तो कण त्यागे कुतो धनम। कण त्यागे कुतो धनम। तो कण त्याग कुतो धनम, यहीं से उत्तर जिसने लिख दिया होगा सही होगा, ठीक है ना। तो यहीं से जिसने उत्तर लिख दिया होगा कि क्षण त्यागे कुतो विद्या, तो इस तरह से जिसने लिख दिया होगा, मैं कॉपी करने जाऊंगा, मैं चेक करने, तो मैं तो नंबर दे दूंगा, ठीक है ना। आगे आता है विद्याम अर्थम इत्यस्य अर्थ का। तो विद्याम अर्थम इत्यस्य अर्थ अस्ति। विद्या और अर्थ, विद्या और धन,
ते विद्याम धन अर्थम, इसका अर्थ हुआ विद्या और धन। अब संस्कृत संबोधनी से ही 16वां प्रश्न आता है। 4 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, 3 आपको करने हैं, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं, पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है, हिमालय से उपत्यकाम का ग्रामा अस्ति। तो हिमालय के जो उपत्य हैं, हिमालय के बीच में जो चोटियां हिमालय की, उनमें वो हिमालय की घाटियों में मतलब कौन सा गांव था? कौन सा गांव था? पहले ही पार्ट में आया है, जो पहला पार्ट है ना हृदय परिवर्तनम, उसी में आया है, लीलम नाम का गांव। कौन सा गांव था? लीलम नाम का। तो इसको आप किस तरह से उत्तर लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे आप, सबसे पहले हिमालय से उपत्यकायाम, फिर लिखेंगे लीलम नाम का ग्रामा अस्ति। फिर जीविकोपार्जनम पाठ से आया है प्रश्न, श्वेता किम कार्यम कुर्वती अस्ति। श्वेता किम कार्य क्या काम करती है? तो श्वेता दूरदर्शने संस्कृत प्रवाचिका रूपेण कार्यम कुर्वती अस्ति। श्वेता दूरदर्शन में संस्कृत प्रवाचिका के रूप में कार्य करती हैं। फिर इसमें अगला प्रश्न आता है, पिप्पला किम करोति। पिप्पल का जो वृक्ष है ना, वो क्या करता है? पिप्पल का वृक्ष क्या करता है? पिप्पला अहर्निशम प्राणवायु प्रददाति। तो जो पिप्पल है, अहर्निशम मतलब रात दिन, दिन रात प्राणवायु ऑक्सीजन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड च गृह्णाति, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। फिर इसमें चत्वारि धामानी, जो भारत के 4 धाम हैं, उससे लिया गया है। रामेश्वर तीर्थम कुत्र विराजते। रामेश्वर तीर्थ जो है कहाँ विराजित है? तो रामेश्वर तीर्थम तमिलनाडु राज्य। कौन से राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। रामनाथपुर मंडले, रामनाथपुर मंडल में समुद्र तटे विराजते, समुद्र के किनारे विराजते, सुशोभित होता है, विराजमान है। अब आता है प्रश्न संख्या 17। 17 में क्या है? ये शब्द दे रखे हैं, ये शब्द खाली स्थानों में भरने हैं। तो 4 भरने हैं यहाँ पर, चत्वारी 4 वाक्य भरने हैं। आप 6 दे रखे, 4 भरने हैं आपको, ठीक है ना। पहला है एकदा ग्रामे, एकदा ग्रामे, एक बार गांव में, हिमालयात, हिमालय से, हिमालयात, हिमालय से कौन आया? एका मुनि आया, ठीक है। फिर है अहम मम पुत्र पौत्रान, संस्कृत पढ़ना है, मैं अपने बच्चों को, बेटों को और उनके बच्चों को मतलब पोत्रों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरयामी, प्रेरित करूंगा। तो ये प्रेरयामी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर है 10 वापी समो, 10 वापी के समान क्या है? हृदय, हृदय क्या आ जाएगा? हृदय आ जाएगा। तो इस तरह से इनको भरना है सारे। फिर आ जाता है द्वारकापुरी, द्वारकापुरी निमग्न, डूब गई थी, जल में डूब गई थी, तो जले आ जाएगा। सुश्रुत शल्य चिकित्सक आदि, कैसा श्रेष्ठ? सुश्रुत श्रेष्ठ शल्य चिकित्सक थे। और एका कृपणा स्वपुत्रम ताड़ियन, एक कंजूस जो है अपने पुत्र को ताड़ियन कर रहा था। तो ये सारे आपको भरने हैं। अब आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित निर्देशानुसार 4 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। चत्वारी, यहाँ पर 5 दिए होंगे, 4 आपको देने हैं उत्तर। पहला है संधि विच्छेद, संधि करना है, तो संधि करना है। नेधनिका, तो नैधनिका का क्या हो जाएगा? नैधनिका नायिका, नायिका हो जाएगा, आदि संधि है, संधि का नाम नहीं लिखना है, खाली आपको ये नायिका लिखना है। हरे धन एव, हरे एव हो जाएगा, इस तरह से पूर्व रूप संधि। इसी में खा है जिसमें आपने संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद जैसे पवनम है तो पो धन अनम अयादि संधि। फिर है इत्यादय, इति धन आदय यण संधि। फिर अगले प्रश्न में आपको समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। नील कमलम, नीलम कमलम, समास कर्मधारय समास हो गया। चंद्रशेखरा, चंद्र शेखरे यस्य सा, समास हो गया बहुब्रीहि समास। अब अगले प्रश्न में क्या है? आपको उपसर्ग अलग करके लिखना है। जैसे उत्थानम, उत्थानम मैंने कहा था जो शुरू में होता है, उत्त मतलब जो शुरू में है वो उपसर्ग है। अनु ये उपसर्ग है, ठीक है ना, जो पहले लगता है। तो उत धन थानम, इस तरह से। तो उपसर्ग कौन सा हो गया? उत हो गया। अनुप्रयोगा, अनुप्रयोगा उपसर्ग कौन सा हो गया? अनु हो गया। तो आपको उत्तर क्या लिखना था इसका? उत और अनु, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उत और अनु ये लिखना था आपको। अब अगले प्रश्न में क्या करना था? अगले प्रश्न में ये 2-2 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से एक एक छांट के लिखना था। तो यहां पर ये ग्रामम, ग्रामम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रामम परिता, ग्रामम, ठीक है। और दूसरा ये है कि पादीन और पादात, पादीन, पादीन खंजह, पादीन ये आ जाएगा, पादीन। देखिए यहां पर पादीन खंजा हो जाएगा। अब जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसमें क्या है कि कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पे, शब्द 5-6 शब्द हैं, जिसमें से 4 शब्दों का आपका संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। और अथवा करके दिया है। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता तो ये वाला कर दीजिए। नीचे यहां पर दिया है कि इनका आप क्या कर दीजिए?
संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। तीनों का नहीं, दो का आप संस्कृत में अनुवाद कर दीजिए। पहले हम शब्दों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग देखते हैं। जैसे गच्छामा शब्द है तो इसका वाक्य ये लिखने की जरूरत नहीं, वाक्य है वयम विद्यालय गच्छामा। मतलब कहने का मतलब जो ये गच्छामा शब्द है वो वाक्य में आना चाहिए। तो इसका हो गया वयम विद्यालय गच्छामा, विद्यालयम गच्छामा, हम सब विद्यालय जाते हैं। अब आ गया पठति। पठति शब्द का वाक्य सा पुस्तकम पठति। मैंने कहा था ना, कल भी कहा था कि जो है छोटे छोटे वाक्य बनाना है। सा पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है, ये लिखने की जरूरत नहीं। अगला है विद्यालयम। विद्यालयम तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। आपको वाक्य बनाना है रामः विद्यालयम गच्छति। विद्यालयम इसमें आ गया, राम विद्यालय जाता है। ऐसे ही यहां पर अभीता है तो अभीता इसका वाक्य हो जाएगा ग्रामम अभीता वृक्षा संति। गांव के दोनों ओर क्या है, वृक्ष हैं। जो सा है, सा मैंने कल भी बताया था, जो श है वो तो पुल्लिंग है, और जब लड़की आती है, लड़की की बात होती है तो सा का प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग महिलाओं के लिए। तो सा फलम खादती, वह फल खाती है, वह फल खाती है। ऐसे संति भी बताया था मैंने। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थि का बहुवचन होता है संति। संति और वाक्य आप बना लेंगे इसका तत्र बालका संति, वहां बालक हैं। अब जो अथवा करके दिया था कि संस्कृत में आप अनुवाद कर लीजिए, तो अनुवाद आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर है तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तो अनुवाद हो जाएगा युवाम विद्यालयम गच्छता। इसी प्रकार से अगला वाक्य हो जाएगा अयोध्या के राजा का नाम दशरथ था, तो अयोध्याया निरपस्य नाम क्या था, दशरथ आसीत। फिर हमारा अंतिम वाक्य है गंगा हिमालय से निकलती है, तो अनुवाद हो जाएगा गंगा हिमालयात निर्गच्छति। तो मित्रों, ये थे आज के पेपर के सबसे सटीक उत्तर। आपके कितने उत्तर सही हुए हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको किसी प्रश्न में संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपने प्रश्नों का मिलान कर सकें। अगले पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।